तो आज हम देखेंगे इंटरफेरेंशियल करंट या फिर आईएफटी के बारे में। तो इंटरफेरेंशियल करंट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट ट्रांसक्यूटेनियसली हम स्किन के थ्रू पास करवाते हैं। तो जैसे ही हम ट्रांसक्यूटेनियसली यानी स्किन के थ्रू दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट पास करवाएंगे तो ये दोनों जो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट है, जैसे सपोज करो कि एक मीडियम फ्रीक्वेंसी का करंट है 4000 हर्ट्ज और दूसरा जो मीडियम फ्रीक्वेंसी का करंट है वो है 4100 हर्ट्ज। तो ये दोनों जब हम स्किन के थ्रू पास करवाएंगे तो एक पॉइंट पे ये दोनों आके इंटरफेयर करेंगे मतलब सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे को। और जैसे ये इंटरफेयर करेंगे तो एक लो फ्रीक्वेंसी की करंट जो है वो प्रोड्यूस होगी, जिसको हम बीट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अब आप इस बीट फ्रीक्वेंसी को देख सकते हो कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। इस वजह से इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है ये दोनों मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट को जब हमने इंटरफेयर किया तब कहीं जाके ये लो फ्रीक्वेंसी का करंट बन रहा है, तो इस वजह से इसको इंटरफेरेंशियल करंट बोलते हैं। क्योंकि ये दो मीडियम फ्रीक्वेंसी जब आपस में इंटरफेयर हुई है तब हमें ये जो लो फ्रीक्वेंसी का करंट है वो मिला है, तो इस वजह से ही इसको इंटरफेरेंशियल करंट बोलते हैं। और ये जो लो फ्रीक्वेंसी का करंट है यही मेन हमें जो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स है, जैसे कि पेन रिलीफ होना या फिर जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो सारे थेराप्यूटिक इफेक्ट्स है ये हमें जो लो फ्रीक्वेंसी का करंट जो ये प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से ही मिलता है। तो जैसे कि सबसे मेन जो आईएफटी का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है वो होता है पेन रिलीफ। अब मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था कि जो टेंस होता है वो भी पेन को कम करने में बहुत अच्छा होता है। तो लेकिन जो आईएफटी होता है और जो टेंस होता है इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो टेंस होता है वो काफ़ी सुपरफिशियल जो पेन होता है उसको कम करने के लिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, लेकिन जो आईएफटी होता है वो काफ़ी डीप तक पेनिट्रेट हो पाता है। तो इस वजह से जो डीप पेन होते हैं तो उसको कम करने के लिए जो आईएफटी होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब ऐसा होता क्यों है, मैंने आप लोगों को बताया कि दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट हम पहले पास कराते हैं जो कि आपस में इंटरफेयर होते हैं और फिर हमें एक लो फ्रीक्वेंसी का करंट मिलता है। तो ये जो दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट है उन्हीं की वजह से जो करंट है वो ज़्यादा डीप तक जा पाता है। अब वो कैसे, आप लोगों को अगर एक बात पता हो कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो उतना ही जो स्किन है हमारी वो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो जो स्किन का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। तो अब लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी के अंदर जो मीडियम फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो ये मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट हमने यूज़ में लिए तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो हमारी स्किन है वो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो इस वजह से जो हमारे जो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट है वो ईजिली डेप्थ तक हमारे स्किन के पेनिट्रेट हो जाता है, लेकिन जो टेंस होता है वो कम फ्रीक्वेंसी वाला करंट होता है, तो इस वजह से स्किन जो है उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो उस वजह से वो ज़्यादा डीप तक जा नहीं पाता, तो इस वजह से वो सुपरफिशियल पेन को ज़्यादा रिलीव करने के लिए काम में लिया जाता है। और जो आईएफटी है वो डीप पेन को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अगर हम टेंस की फ्रीक्वेंसी ले 50 हर्ट्ज और आईएफटी के अंदर अगर हम फ्रीक्वेंसी ले 4000 हर्ट्ज जो कि मैंने इधर ली है मीडियम फ्रीक्वेंसी की, तो जो स्किन का रेजिस्टेंस होता है आईएफटी के लिए, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, तो जो स्किन का रेजिस्टेंस होता है वो 80% कम हो जाता है आईएफटी के अंदर। तो अब स्किन का रेजिस्टेंस कम हो गया तो इजीली वो डेप्थ तक पेनिट्रेट कर जाता है, तो इस वजह से जो डीप पेन होता है वो आईएफटी काफ़ी अच्छे से रिलीव कर लेता है। तो ये एक एडवांटेज है इसका बाकी दूसरी मोडालिटीज से कि अच्छा खासा डेप्थ तक पेनिट्रेट कर पाता है, इसलिए डीप पेन को भी रिलीव करता है। जो दूसरा फायदा है हमारा आईएफटी का वो ये है कि जब आईएफटी हम पेशेंट के ऊपर यूज़ में लेते हैं तो पेशेंट को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है बजाय दूसरी मोडालिटीज़ के। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट है ये क्या करते हैं, जो नोसिसेप्टर्स होते हैं हमारे जो पेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको कम से कम स्टिमुलेट करते हैं, तो उस वजह से जो पेशेंट है उसको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा महसूस नहीं होता। जो स्किन होती है पेशेंट की वो ज़्यादा अच्छे से इन करंट को टॉलरेट कर पाती है, तो इस वजह से जो पेशेंट होता है उसको कंफर्टेबल महसूस होता है आईएफटी के अंदर बजाय दूसरी मोडालिटीज़ के। दूसरा, ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है हमारी तो उसको भी ये स्टिमुलेट कर देता है, और जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट हो जाती है तो वहाँ का वेज़ोडाइलेशन कर देती है, तो उसकी वजह से उस एरिया का जो सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाता
जाता है। तो ये भी फ़ायदा होता है हमारी IFT का। और उसके अलावा जो IFT होती है वो वाइडर एरिया को कवर करती है, यानी कि वो जो हम जहाँ पर भी ट्रीट कर रहे हैं तो उसका जो एरिया ज़्यादा अच्छा खासा IFT कवर कर लेती है। तो ये भी इसका फ़ायदा है। तो अब हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंशियल करंट। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा अलाइनमेंट होता है इलेक्ट्रोड्स का। तो इसके अंदर जो एक चैनल की इलेक्ट्रोड्स होती है वो ये वाली है, और जो दूसरी चैनल की इलेक्ट्रोड्स होती है वो ब्लू के अंदर मैंने आपको बताई है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट यूज़ में लेते हैं ताकि एंड में हमें एक लो फ्रीक्वेंसी का करंट मिले। तो इसके अंदर जैसे सपोज करो कि एक मैंने लिया 4000 हर्ट्ज, इसके अंदर जो एक मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स्ड रहती है, और जो दूसरी होती है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि हमें कौन सी बीट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। और एक जो होती है हमारी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मैंने रखी है यहाँ पे 4000 हर्ट्ज, और जो दूसरी एडजस्टेबल वाली फ्रीक्वेंसी है वो मैं कोई भी ले सकती हूँ। 4000 से 4200 हर्ट्ज के बीच में मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी को पिक कर सकती हूँ। जैसे इस केस के अंदर मैंने 4100 फ्रीक्वेंसी को पिक कर लिया। तो एक जो हो गई मीडियम फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, और जो दूसरी मीडियम फ्रीक्वेंसी है वो एडजस्टेबल है, हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे ही हम ये मीडियम फ्रीक्वेंसी हमारी स्किन के थ्रू पास होती है, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरफेयर करती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है, इन दोनों के सुपर इम्पोज के कारण हमें एक 45 डिग्री के एंगल के ऊपर एक लो फ्रीक्वेंसी का करंट मिलता है, जिसको हम बीट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो जो 45 डिग्री का एंगल है उस पे ऊपर सबसे ज़्यादा सुपर इम्पोज होता है इन दोनों का करंट, और 45 डिग्री पे हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है कभी कम था, फिर एकदम से ज़्यादा हो गया, फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अब इसके अंदर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो वेव्स है वो कंस्ट्रक्टिव फेस बना रही है और कुछ जो वेव्स है वो डिस्ट्रक्शन फेस बना रही है। अब इसका मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव फेस का मतलब होता है जैसे ये एक मीडियम फ्रीक्वेंसी की वेव थी, जैसे ये वाली एक मीडियम फ्रीक्वेंसी की वेव थी और ये दूसरी वाली मीडियम फ्रीक्वेंसी की वेव थी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका पीक और इसका पीक, दोनों का पीक एक साथ आ रहा है। जो इसका जो ट्रफ है और इसका भी ट्रफ है, दोनों एक दूसरे के ऊपर साथ साथ आ रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा और वो कंस्ट्रक्टिव वेव बना रही है। लेकिन इसी का अपोजिट, यहाँ पे पीक होती लेकिन जो सेकेंड वेव है उसका ट्रफ होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और हमें रिजल्टेंट कुछ भी नहीं मिलता। तो इसका मतलब यहाँ पे जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वेव्स बन रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे इनका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो गया, बहुत कम। तो इस वजह से ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव फेज के कारण जो वेव्स है वो कैंसल आउट हो गई। तो इस वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो इस वजह से इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। अब इसके अंदर एक करंट की फ्रीक्वेंसी थी 4000 हर्ट्ज, दूसरे करंट की फ्रीक्वेंसी थी 4100 हर्ट्ज, और इन दोनों के इंटरफेयर के कारण जो ये तीसरा करंट बन रहा है तो इसकी भी तो कोई फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस बीट फ्रीक्वेंसी की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो होता है जैसे ये एफ बीट, मतलब कि जो हमें बीट फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है F1 प्लस F2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला होता है, हमें जब बीट फ्रीक्वेंसी की अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसका ये फॉर्मूला होता है। तो F1 हमारा क्या है 4000 और F2 है 4100। तो हम जब इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4050 हर्ट्ज। तो ये जो होती है ये हमारा बीट फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी है। तो इसको निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ में लेना है, और जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसके अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है F2 माइनस F1। तो F2 यहाँ पे क्या है 4100, तो 4100 माइनस 4000 हर्ट्ज, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज जो है वो इसका
जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब ये जो दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट है जो आपस में इंटरफेयर करने के बाद में लो फ्रीक्वेंसी का करंट बना रहे हैं, तो ये जो दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट है इनको हम कैरियर करंट्स भी बोलते हैं। कैरियर का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो किसी चीज़ को लेकर जा रही है, तो इसको कैरियर करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका काम सिर्फ यही होता है कि स्किन के डेप्थ तक पेनिट्रेट हो सके ताकि बाद में एंड में जाके इंटरफेयर होके लो फ्रीक्वेंसी की करंट बनाए। तो इनका काम सिर्फ कैरी करने का होता है कि स्किन के अंदर डीप तक ये कैरी करके लेके जाते हैं करंट को और फिर एंड में इंटरफेयर होके लो फ्रीक्वेंसी का करंट बनाते हैं। और ये जो लो फ्रीक्वेंसी का करंट है यही हमारा मेन जो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स देता है, जैसे कि पेन रिलीव करना, सर्कुलेशन बढ़ाना उस एरिया का, तो वो सारा काम हमारा बीट फ्रीक्वेंसी का ही होता है। इनका काम सिर्फ ये होता है कि वो डेप्थ तक पेनिट्रेट करके लेके जाते हैं करंट को, इसलिए इसको कैरियर करंट्स बोलते हैं। तो ये दोनों जब 90 डिग्री के ऊपर आएंगे तो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर हमें लो फ्रीक्वेंसी का करंट सबसे ज़्यादा इंटरफेयर होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा कि ऐसा यहाँ से भी मीडियम फ्रीक्वेंसी निकल रही है, यहाँ से भी मीडियम फ्रीक्वेंसी निकल रही है, और ये दोनों भी जब आपस में इंटरपोज होंगे तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो इस वजह से हमें इन सब के जो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस होने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी का इंटरफेरेंस होता है, और ये एक फ्लावर लीफ पैटर्न बनाता है। जो हमारी जो फ्लावर की जो लीफ होती है तो उसकी तरह हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। तो इस वजह से इस पैटर्न को हम फ्लावर लीफ पैटर्न भी बोलते हैं। तो फ्लावर के अंदर भी 4 पत्तियाँ होती है, तो इसके अंदर भी 4 पत्तियों जैसा एक पैटर्न बन रहा है जो बीट फ्रीक्वेंसी का, तो इस वजह से इसको फ्लावर लीफ पैटर्न बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मोड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंशियल करंट। तो इसके अंदर टोटल 3 मोड है, एक है स्टैटिक मोड, फ्रीक्वेंसी स्वीप और वेक्टर रोटेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कांस्टेंट या फिर स्टैटिक जो मोड होता है उसके अंदर नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, जो बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि पूरा जो हमारा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन का जो पीरियड है तो उस पूरे ट्रीटमेंट पीरियड के टाइम पे जो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे रहेगी। तो वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हम कोई भी चूज कर सकते हैं, 1 से लेके 250 हर्ट्ज के बीच में हम कोई भी बीट फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं। तो वो बीट फ्रीक्वेंसी पूरे ट्रीटमेंट के टाइम पे फिक्स्ड रहेगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, इसकी वजह से पेशेंट के अंदर अकोमोडेशन पैदा हो जाता है। अकोमोडेशन मतलब कि अब वो जो पेशेंट है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर थोड़े टाइम के बाद में हैबिचुअल हो जाता है, अब उसको कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ही नहीं मिल रहा है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इस वजह से जो बीट कांस्टेंट मोड के ऊपर क्या होता है कि पेशेंट के ऊपर अडेप्ट हो जाता है उस फ्रीक्वेंसी के लिए, उसके अंदर अकोमोडेशन पैदा हो जाता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, फ्रीक्वेंसी स्वीप। तो फ्रीक्वेंसी स्वीप के अंदर क्या होता है, हम कोई भी 2 फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं, जैसे एक हमने सेट की 100 हर्ट्ज और दूसरा हमने सेट कर दिया 10 हर्ट्ज। तो इसको हम बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हम टॉप फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी बेस या टॉप फ्रीक्वेंसी हम सेट कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है। हम यहाँ पर 20 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 80 भी ले सकते हैं। तो हम कोई भी 2 फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं और फिर बाद में क्या होता है कि हमें फिर टाइम सेट करना होता है। जैसे कि मैंने 6 सेकेंड सेट किया, टाइम सेट करने के बाद में क्या होगा, ये थोड़ी देर के लिए 6 सेकेंड्स के लिए 10 हर्ट्ज के ऊपर रहेगा, फिर ऑटोमेटिकली जंप कर जाएगा 100 हर्ट्ज के ऊपर, फिर 100 हर्ट्ज के ऊपर थोड़ी देर रहेगा 6 सेकेंड्स के लिए, फिर वापस से 10 हर्ट्ज के ऊपर जंप कर जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर अकोमोडेशन पैदा नहीं होता, यानी कि जो पेशेंट जो होता है वो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर अडेप्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ये बार बार चेंज होती जा रही है ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से इसके अंदर अकोमोडेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती। और इसका दूसरा फायदा ये है क्योंकि इसके अंदर बहुत वाइड रेंज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो कवर हो रही है, एक 10 हर्ट्ज है और एक 100 हर्ट्ज है, तो बहुत वाइड रेंज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी को ये कवर कर रहा है। तो उस वजह से क्या होता है, अगर आप लोगों को ये बात पता होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कुछ और नर्व्स को एक्टिवेट करते हैं, कुछ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ और टिश्यूज को एक्टिवेट करती है। जैसे कि जो 100 से 50 वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, लेकिन जो हायर फ्रीक्वेंसीज होती है जैसे कि 90, 100, तो वो क्या होती है, हमारे पेन गेट के मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। और क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी स्वीप मोड के अंदर हम बहुत वाइड रेंज के अंदर है ना फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट करते हैं, तो उस वजह से बहुत सारे जो टिश्यूज, ग्रेटर अमाउंट ऑफ टिश्यूज जो है वो एक्साइट होते हैं, और उस वजह से जो ट्रीटमेंट के जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
तो इस वजह से जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर अलग अलग जो टिश्यूज़ है वो एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर आप देख सकते हो कि हम वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्योंकि सेलेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। अब जो फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड है उसके कुछ 3 पैटर्न्स होते हैं, तो इसको अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो इसके अंदर फर्स्ट मेथड है ट्रायंगुलर मेथड, सेकंड है रेक्टेंगुलर मेथड और थर्ड है ट्रेपेजॉइडल मेथड। तो ये कुछ साइंस है जो अगर आपने IFT की मशीन देखी होगी तो उसके अंदर ये साइंस आपने देखे होंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो ये फर्स्ट है ट्रायंगुलर मेथड। तो इसके अंदर ये जो है वो है फ्रीक्वेंसी और ये जो है वो टाइम है। तो इसके अंदर हमने 2 फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये बेस है जो हमने 100 हर्ट्ज सेलेक्ट करके रखा है और ये टॉप फ्रीक्वेंसी है जो हमने 150 हर्ट्ज सेलेक्ट करके रखा है और ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है। तो इसके अंदर ये बता रहा है कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हुई और 150 हर्ट्ज तक टॉप फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गई। कितने सेकंड्स के अंदर? 6 सेकंड्स के अंदर। ये जो टाइमिंग है वो सेकंड्स के अंदर दे रखा है। तो ये ग्रेजुअली बेस से टॉप फ्रीक्वेंसी के ऊपर पहुंची 6 सेकंड्स के अंदर और वापस से टॉप फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर बेस तक पहुंची वापस से 6 सेकंड्स के अंदर। तो यानी कि 6 सेकंड्स के अंदर ये धीरे धीरे टॉप फ्रीक्वेंसी तक पहुंची और फिर वापस से टॉप फ्रीक्वेंसी से बेस तक वापस से धीरे ग्रेजुअली ये 6 सेकंड्स के अंदर बेस तक पहुंची। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मेथड और ये जो होता है पेशेंट काफ़ी इजीली अच्छे से टॉलरेट कर पाता है। इसको हम मेनली अक्यूट कंडीशंस के अंदर यूज में लेते हैं क्योंकि जो पेशेंट होता है उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है रेक्टेंगुलर मेथड। अब रेक्टेंगुलर मेथड के अंदर क्या होता है कि ये थोड़ा जो अग्रेसिव मेथड होता है, ये पेशेंट इतना अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाता और इससे हम मेनली जो सब अक्यूट केसेस या फिर जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उसी के अंदर हम यूज में लेते हैं। तो इसके अंदर भी ये वाली जो है वो फ्रीक्वेंसी है और हमने बेस के अंदर 100 हर्ट्ज सेलेक्ट कर रखा है। जो टॉप फ्रीक्वेंसी है हमने 150 हर्ट्ज सेलेक्ट कर रखी है, वो हम चेंज कर सकते हैं। हम अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी फ्रीक्वेंसी बेस और टॉप फ्रीक्वेंसी में रख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि 1 सेकंड के लिए ये बेस के ऊपर रुका और फिर ऑटोमेटिकली जंप कर गया 150 हर्ट्ज के ऊपर, यानी कि टॉप फ्रीक्वेंसी के ऊपर जंप कर गया और वहाँ पे भी 1 सेकंड के लिए रुका, फिर वापस से जंप कर गया बेस के ऊपर और वहाँ पे भी 1 सेकंड के लिए वहाँ पे रुका वो और फिर वापस से जंप कर गया और टॉप फ्रीक्वेंसी के ऊपर गया। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ 1 सेकंड्स के लिए कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे बेस के ऊपर रुक रहा है और फिर वापस से एकदम से जंप कर गया और टॉप फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए रुक रहा है। तो इसके अंदर धीरे इसके अंदर तो ग्रेजुअली ये मूव कर रहा था, लेकिन इसके अंदर 1 सेकंड में मूव कर जाता है। तो ये जो होता है वो थोड़ा सा अग्रेसिव मेथड होता है। तो इस वजह से हम इसको सब अक्यूट या फिर क्रॉनिक केसेस के अंदर यूज में लेते हैं। अब जो हमारा थर्ड है वो है ट्रेपेजॉइडल मेथड। तो ट्रेपेजॉइडल मेथड के अंदर क्या हो रहा है कि ग्रेजुअली धीरे जैसे हमारी जो बेस फ्रीक्वेंसी हमने ली थी 100 हर्ट्ज और जो टॉप फ्रीक्वेंसी है हमने ली थी 150 हर्ट्ज। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो बेस फ्रीक्वेंसी से ये टॉप फ्रीक्वेंसी के पास ग्रेजुअली जा रहा है, यानी कि धीरे जा रहा है। इसके अंदर भी हमने देखा था कि ग्रेजुअली टॉप फ्रीक्वेंसी के पास जा रहा था, लेकिन इसके अंदर हमने देखा कि एकदम से वो टॉप फ्रीक्वेंसी के ऊपर चला गया। तो ये भी जो होता है पेशेंट कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर भी जो बेस से टॉप फ्रीक्वेंसी के पास धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। फिर जब टॉप फ्रीक्वेंसी के पास पहुंचता है तो वहां पर थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए ये रेस्ट करता है, कांस्टेंट रहता है, यहाँ 5 सेकंड के लिए कांस्टेंट रहता है। फिर वापस से ये टॉप फ्रीक्वेंसी से नीचे जाता है बेस के पास, तो वो भी 1 सेकंड का टाइम पीरियड लेता है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि 1 सेकंड उसने लिया बेस से टॉप फ्रीक्वेंसी के पास आने में और ये ग्रेजुअली था और फिर 5 सेकंड के लिए यहाँ पर रुका और फिर वापस से टॉप फ्रीक्वेंसी से नीचे बेस पर आने के लिए इसने 1 सेकंड लिया। तो ये भी जो होता है पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है, इसको हम अक्यूट केसेस के अंदर ये दे सकते हैं। तो जब भी आप अगर IFT की मशीन देखो और आपको ये 3 साइन दिखे तो आप कंफ्यूज मत होना। अब आप लोगों को पता है कि कौन सी कंडीशन के अंदर हमें कौन सा करंट यूज में लेना है। अब वेक्टर रोटेशन के अंदर क्या होता है,
अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कि एग्जैक्ट हमारी जो लीजन है, हमारी जो इंजरी हुई है वो एग्जैक्ट कौन से पॉइंट के ऊपर हुई है, तब हम वेक्टर रोटेशन का यूज लेते हैं। अब वेक्टर रोटेशन में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट आते हैं, वो दोनों सुपर इम्पोज करता है 45 डिग्री के ऊपर हमारी बीट फ्रीक्वेंसी बनती है। तो वेक्टर रोटेशन के अंदर क्या होता है, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो स्कैन कर देगी उस पूरे एरिया के ऊपर, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। तो वो क्या करेगी, उस पूरे एरिया को स्कैन करेगी, क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है कि कहाँ पर इंजरी हुई है। तो इस टाइम पे हम वेक्टर रोटेशन यूज में देते हैं, या फिर इसको वेक्टर स्कैनिंग भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंशियल करंट। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक तो क्वाड्रिपोलर और बाइपोलर, इसको हम प्री मॉड्यूलेटेड मेथड भी बोलते हैं। तो क्वाड्रिपोलर नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्वाड मतलब कि 4 इलेक्ट्रोड्स होती है, हम इसके अंदर 4 इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को पहले जो मेथड बताया था वो क्वाड्रिपोलर वाला मेथड ही था, जिसके अंदर हम 4 इलेक्ट्रोड यूज में लेते हैं। जैसे ये चैनल 1 हो गया और ये चैनल 2 हो गया। तो ये दोनों का जो मीडियम फ्रीक्वेंसी का करंट है जैसे इंटरफेयर करेगा तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो मिलेगी। तो ये जो हो गया हमारा क्वाड्रिपोलर मेथड हो गया। अब जो बाइपोलर मेथड होता है, इसके अंदर नाम से पता चल रहा है बाई मतलब कि 2, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स जो होती है वो हम यूज में लेते हैं। अब इसको प्री मॉड्यूलेटेड मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्री मॉड्यूलेटेड मतलब कि ये ऑलरेडी मशीन के अंदर ही ये बीट फ्रीक्वेंसी बनके बाहर निकलता है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी बनके ये ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर लो फ्रीक्वेंसी बनके और लो फ्रीक्वेंसी ही बाहर निकलती है। तो इस वजह से जब हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं उसके अंदर से जो करंट स्किन के थ्रू जाता है तो ऑलरेडी लो फ्रीक्वेंसी का करंट ही होता है। इसके अंदर 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी इंटरफेयर करके बॉडी टिश्यूज के अंदर और फिर लो फ्रीक्वेंसी नहीं बनाती, ऑटोमेटिकली मशीन ही बीट फ्रीक्वेंसी बना के ही भेजती है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं प्री मॉड्यूलेटेड मेथड। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी सिंपल होता है, क्योंकि अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड्स ये तो काफ़ी इजीली सेट हो जाता है, अप्लाई करना बहुत ही ईजी होता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली प्रायर ही सेट होके आ रहा है बीट फ्रीक्वेंसी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्किन जो होती है वो रेजिस्टेंस शो करती है, जितनी ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा स्किन रेजिस्टेंस शो करेगी। तो ऑटोमेटिकली अगर कम फ्रीक्वेंसी का करंट ही स्किन के थ्रू जाएगा तो स्किन रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करेगी। तो इस वजह से ज़्यादा डीप तक ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता। लेकिन जो क्वाड्रिपोलर होता है क्योंकि उसके अंदर मीडियम फ्रीक्वेंसी स्किन के थ्रू जा रही है और फिर बीट फ्रीक्वेंसी बन रही है, तो इसके अंदर डेप्थ जो होती है वो ज़्यादा पेनिट्रेट करती है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा डीप तक वो पेनिट्रेट नहीं करता। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को IFT के बारे में इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या इंडिकेशंस होते हैं IFT के। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने के लिए। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।